नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनकही में, जहां हम आपको देते हैं रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का डेली डोज। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता है कि आज की कहानी किस टॉपिक पर होने वाली है और आपका समय भी कीमती है, तो बिना आपके समय को ज्यादा ली सीधे शुरू करते हैं आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, आज की ये कहानी सूर्यनगर के ही एक भैया की है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं ये भी लिख दें, ताकि हम जान सकें कि आप कहां से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, यह घटना आज से 10 साल पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 20 साल की थी और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ फोटो खींचने का पार्ट टाइम काम करता था। ये काम मैं अपने मामा जी के लड़के के साथ किया करता था। हालांकि वह गांव के हिसाब से मेरे मामा जी लगते हैं, क्योंकि मेरी माँ उनके गांव की ओर से है। चलो अब मैं अपनी बात पर आता हूं। उन दिनों दीपावली के आसपास का समय था, हल्की हल्की सर्दी का वक्त था। मैं और मेरे मामा का लड़का नितेश दोनों किसी काम के लिए सूर्यनगर से आगे किसी प्रोग्राम का फोटोग्राफ लेने गए थे। हम लोग वहां से करीब 11 बजे फ्री हुए और दोनों ही रात में वहां से निकल लिए। करीब 12:30 बजे हम लोग गहरी रोड पर आ चुके थे। हम स्कूटर से आ रहे थे। मेरे पास दोनों कैमरों का सामान था और मैं पीछे बैठा था। धीरे धीरे हम लोग अपने घर की ओर जा रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, वहां ना कोई ट्रक जा रहा था ना कोई गाड़ी। उस समय रोड लाइट भी नहीं हुआ करती थी। रात इतनी गहरी थी कि स्कूटर की लाइट भी किसी टॉर्च के समान लग रही थी। कुछ दूर आते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। एक तरह से आंधी आने लगी। धूल के कारण हमें स्कूटर रोकना पड़ा। अचानक आई इस आंधी से मन में शंका होने लगी और ये भी लगा कि इस मौसम में आंधी कैसे आ सकती है। गर्मी के मौसम में तो फिर भी ऐसा हो सकता है। खैर, हमने स्कूटर साइड में लगाकर खड़ा कर दिया और आंधी रुकने का इंतजार करने लगे। उस वक्त करीब 1 बजे होंगे जब हम लोग किसी के रोने की आवाज सुनकर चौंक गए। कोई महिला जोर जोर से रो रही थी। मैंने भैया से कहा, इस समय कौन होगा और ये आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो बोले, यार भाई, पास में ही एक कब्रिस्तान है और हो ना हो ये कोई ऊपर की बला है। ये बोलते बोलते वो पसीना पसीना हो रहे थे। सर्दियों की रात में वह पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। मैं उस समय इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया करता था, तो मैंने कहा, भैया क्या फालतू की बात कर रहे हो? अगर आपको इतना डर लगता है तो स्कूटर स्टार्ट करो और चलो यहां से। उन्होंने कहा, भाई मेरी इतनी हालत नहीं है स्कूटर चलाने की, तू चला। मैंने कहा, भाई मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा घबरा गए हो। आप यहां बैठो और आंधी रुकेगी तो मैं चला लूंगा, पर इस समय आप यहीं बैठकर इंतजार करें। उन्होंने कहा, यहां रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। और उन्होंने अपने भगवान को याद करते हुए हमें बचाने की प्रार्थना की। उनके बोलते ही उस महिला की रोने की आवाज और जोर जोर से आने लगी और सुनसान रात में बड़ी भयानक लगने लगी। थोड़ी देर बाद ही जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर एक बार मैं भी डर गया और मुझे भी अब लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। पर फिर सोचा कि इतनी रात गए कौन महिला होगी और इस वक्त तो लोगों के सोने का समय होता है, तो क्यों कोई हमारे साथ मजाक या डराने जैसी हरकत करेगा। मैं यही सोच रहा था कि अचानक हमें यह एहसास होने लगा जैसे आंधी एकदम से रुक गई। हवाएं चलनी बंद हो गईं। ना कोई रोने की आवाज, ना ही किसी के हंसने की आवाज। सब कुछ शांत हो गया और लगा कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। अचानक वातावरण में हुए इस बदलाव से हमें राहत तो मिली, पर जिस शांति के पीछे हमने जो खौफनाक रात का सामना किया, उसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। हम जैसे ही स्कूटर के पास पहुंचकर स्कूटर स्टार्ट करने लगे तो यह क्या, स्कूटर की किक ही नहीं लग रही थी। बार बार कोशिश की, पर किक इस तरह जाम हो गई जैसे स्कूटर बरसों से खराब हो और उसकी किक जंग के कारण जाम हो गई हो। मैंने भैया से कहा, यह ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने भी काफी कोशिश की, पर वह भी नाकाम रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मैंने पूरी ताकत से किक मारी और क्लच दबाने के बाद भी किक 1 इंच नीचे नहीं आई।
भैया इस बात से काफी डर गए थे और अब मैं भी डर गया था। अब मुझे भी लगने लगा कि कहीं कोई परेशानी तो होने वाली है। मैंने यह देखने के लिए कि किक नीचे क्यों नहीं आ रही है, स्कूटर को जमीन पर लिटा दिया। कुछ कर पाता या समझ पाता, अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं स्कूटर के ऊपर जाकर गिरा। पीछे झट से देखा पर वहां कोई नहीं था। भैया ने पूछा, क्या हुआ, गिर कैसे गए? तो मैंने कहा, किसी ने धक्का मारा है। ये सुनकर भैया बोले, स्कूटर छोड़ और भाग यहां से। मैंने कहा, घर दूर है भाई और सामान भी कीमती है, इस तरह नहीं जा सकते हैं। और उस समय कोई मोबाइल फोन भी नहीं था जिसे आज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने कहा, जो होगा देख लेंगे। शायद मेरा संतुलन नहीं बना और मैं गिर गया। हालांकि डर तो अब मुझे भी लगने लगा था, पर मैं पैदल घर नहीं जाना चाहता था। मैं स्कूटर को देखने लगा कि क्या खराब हो गया है जो किक नहीं लग रहा। भाई बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे कि ऊपर वाले बचा ले। तभी किसी के जोर से चीखने की आवाज कान के पर्दे में आकर रुकी। एक पल लगा जैसे कान के पर्दे फट गए हैं। मैं बहुत डर गया और परेशान भी हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मन बनाया कि चलो पैदल ही चलते हैं, सुबह आकर देखेंगे कि स्कूटर में क्या हुआ। मैंने भैया से कहा, चलो पैदल चलते हैं। हमने स्कूटर की चाबी निकालकर सामान साथ लेकर चलने को तैयार हुए ही थे कि एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक आए उस बालक से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एकदम काला रंग, आंखें लाल लाल, और वह हमें ऐसे देख रहा था जैसे अभी और इसी वक्त वह हमें कच्चा चबा जाए। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है और इतनी रात यहां क्या कर रहा है? उसने कुछ नहीं बोला, बस अपनी उंगली धीरे से उठाई और हमारे पीछे की तरफ इशारा किया। हमने पीछे देखा तो कोई नहीं था, और जैसे ही आगे देखा वह लड़का भी वहां नहीं था। हम दोनों बहुत डर गए थे और माथे से पसीना आने लगा था। सोचा कि जितना जल्दी हो सके यहां से निकलो। हम जल्द से जल्द अब घर पहुंचना चाहते थे। जैसे ही हमने कदम उठाए लगा कि हमारे सामान के बैग बहुत भारी हो गए हैं। इतने ज्यादा भारी हो गए थे कि उन बैगों को नीचे रखना पड़ा। बैग अपने आप कैसे भारी हो गए समझ के बाहर था। भैया तो इतना डर गए थे कि उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। शायद यह उनकी अच्छी किस्मत थी कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ याद था, इसलिए उनका बैग सामान्य हो गया। पर जब मैंने अपना बैग उठाना चाहा तो वह इतना भारी हो चुका था कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भैया को एक नई ऊर्जा प्राप्त हो गई थी और उनका डर भी कम हो गया था। अब जो कुछ भी होने वाला था वो मेरे साथ होने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि बैग पर कोई बच्चा और एक औरत बैठी है। मैं डर के कारण दूर हो गया। अब मुझे वो दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चा वैसे ही था जैसे पहले देखा था, और औरत ने अपना चेहरा ढक रखा था। वह बिल्कुल लाल रंग की साड़ी में थी, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, सोने के आभूषण पहने हुए थी, जबकि बच्चा बिल्कुल नंगा था। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। मैं जोर से चीखा तो भैया बोले, क्या हुआ? लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, पर चाहकर भी मैं नहीं चिल्ला पाया। मैंने उन दोनों की तरफ इशारा किया। जब भैया ने उधर देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि मुझे वो काली रात में भी साफ साफ दिख रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें किसी इंजन की तरह धड़क रही थी। मेरी आंखें उनसे हट ही नहीं रही थीं। भैया बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर मैं कुछ भी नहीं बोल सका। अचानक वह बच्चा खड़ा हुआ और मेरी तरफ आने लगा। उसे आता देख मैं वहां से भागना चाहता था, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर जाम कर दिए हों। वह बच्चा मेरे पास आकर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बकरी का मेमना हूं और वह मुझे शिकार बनाने वाला हो। वह और करीब आकर ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी मेरे सामने आया ही नहीं था। उसके गायब होते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर कुछ भारी भारी सा हो गया है और दिमाग एकदम शून्य हो गया। वह औरत भी वहां नहीं थी जो मुझे दिखाई दे रही थी। तभी किसी ने मुझे स्कूटर के पास चलने को कहा। मुझे नहीं पता किसने कहा, बस मैं उस आवाज की बात मानकर स्कूटर के पास गया। फिर उसी आवाज ने कहा कि स्कूटर चालू करो।
और मैंने वहीं किया। इस बार स्कूटर एक ही बार में स्टार्ट हो गया। ये देख नितेश भैया जल्दी से बैगों के साथ स्कूटर पर बैठ गए और बोले, जल्दी से यहां से निकलो। मुझे उनकी बात सुनाई दे रही थी, पर मैं उस आवाज की बातों को फॉलो कर रहा था। रात के 3 बजने को आए थे। हमें वहां काफी समय हो गया था, पर उस दौरान वहां से एक भी वाहन नहीं गुजरा था। हम वहां से आगे बढ़ गए और वह जगह काफी पीछे रह गई थी। रास्ते में भैया मुझसे बातें कर रहे थे, पर मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। हम लोग घर पहुंच गए और नितेश भैया अपने घर चले गए। मैं अपने घर की पहली सीढ़ी ही चढ़ा था कि मुझे एक झटका लगा। क्या हुआ यह मैं समझ नहीं पाया। खैर, घर आने के बाद मेरा शरीर हल्का हो गया और वे सारी चीजें मेरी आंखों के सामने आ जा रही थीं। जो बातें मैं उस जगह भूल गया था, वह घर आते ही सब कुछ कैसे याद आ गया, यह मैं समझ नहीं पा रहा था। खैर, मैंने घर पर यह बात किसी से नहीं बताई और यही मेरी गलती हो गई। पापा उस समय अपने काम के लिए जयपुर गए हुए थे। उनकी साइट वहां चल रही थी। मम्मी को मैंने कुछ भी नहीं बताया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह होते होते मुझे इतना तेज बुखार आ गया कि मैं उठ भी नहीं पाया। मैं बुखार में बुरी तरह से तप रहा था और मम्मी सोच रही थी कि रात में लेट आया है तो सो रहा होगा, सोने दो, बाद में उठा दूंगी। जब 11 बजे भी मैं अपने कमरे से नहीं आया तो मम्मी मेरे कमरे में आई और देखा कि मैं बुखार से तप रहा हूं। वह बोली, तुझे इतना तेज बुखार कैसे हो गया? चल डॉक्टर से दवा ले आते हैं। मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं चल सकूं, इसलिए मम्मी पास के क्लिनिक से डॉक्टर साहब को ले आई। डॉक्टर ने देखा और कुछ दवाइयां लिख दी और बोला कि इसे हल्का खाना देना। मैंने दवा भी ले ली, पर मेरे बुखार में कोई राहत नहीं मिली। शाम हो गई, पर बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शाम को भैया आए और मुझे दिखाकर लाए और वहां से भी दवाई दिलवा दी। घर आया तो पहली सीढ़ी के पास वही कल रात वाला लड़का खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात खड़ा था, बिना कपड़ों के। उसने मुझे वैसे ही देखा तो मैं डर गया कि ये यहां घर के नीचे क्या कर रहा है। मैं उसे देख रहा था, तभी लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर की तरफ खींचा। मैंने नीचे की तरफ देखा तो वह लड़का मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, जैसे कह रहा हो कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं झट से घर में आ गया। खाना खाने के बाद दवा लेकर मैं सो गया था। रात 12:30 बजे लगभग, जैसे मुझे बहुत तेज प्यास लगी हो। मैं खड़ा होकर पानी पीने बाहर आया। पानी पीकर जैसे ही मैं अंदर जा रहा था तो पीछे से वही आवाज आई जो कल रात को मुझे आदेश दे रही थी। मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, पर वह आवाज बोल रही थी कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलें, नहीं तो मेरे साथ चलो। आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी। मैंने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया और सोने लगा। मैं कुछ देर सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी हालत वापस कल रात की तरह होने लगी और सुबह वापस बुखार आ गया। ऐसा मेरे साथ 5-6 दिन रोज होने लगा। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था तो पापा को बुला लिया। शाम को पापा आए तो पूछा, वो क्या हो गया? मैंने कहा, बुखार रोज सुबह हो जाता है। तो वे बोले कि किसी अच्छे डॉक्टर से दवा लेकर आएंगे। कल यह कहकर वो मम्मी से बातचीत करने लग गए। उस दिन शनिवार का दिन था जब पापा आए थे। उस रात मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं दवा लेकर सो गया था और मम्मी मेरे पास सो रही थी। आधी रात को किसी ने मुझे जगाया। मैं जागा तो मम्मी और पापा दोनों मेरे पास खड़े थे। मम्मी बार बार मुझे पुकार रही थी और रो रही थी। जब मैं पूरी तरह से जागा तो मैं पसीने में भीगा हुआ था। मुझे बहुत बुरा सपना आया था। सपने में मैंने यह देखा कि मैं अकेला आज भी वहीं चला गया जहां कल रात हमारा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। इस बार वहां कोई भी नहीं था, मैं ही अकेला था। और तभी वो बच्चा आया और मेरे साथ खेलने की जिद करने लगा। मैंने उसे मना किया तो वह रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर वही औरत आई। उसने मुझे पकड़कर ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई गेंद हूं। मैं उठा और जोर से बोला कि मुझे नहीं खेलना, इसके साथ मुझे घर जाना है। वो औरत मेरे पास पास आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज रही थी। वो बोली, अब तो तुझे मेरे बाबू के साथ ही रहना है। 15 दिन के लिए तू मेरे बाबू के साथ रहेगा, दोनों साथ साथ रहना।
मैंने उसे मना किया तो उसने अपना घूंघट हटाया, जिसे देख मैं चीख पड़ा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने तेजाब फेंक कर उसका चेहरा जला दिया हो। आंखें एकदम लाल लाल जैसे अंगारे हों। उस चेहरे को देखते ही मैं अपने आप ही चिल्ला उठा, जिसे सुनकर मम्मी पापा जाग गए और फिर उन्होंने मुझे जगाया। उनके पूछने पर वो सपना बताया जिसकी वजह से मैं नींद में चिल्ला रहा था। मम्मी ने पापा को हमारे देवता से भभूत लाने और लगाने के लिए बोला। आपको यहां बता दूं कि मेरे घर में मेरे पापा में 5 देवता आते हैं, जिनमें एरोध, काला भेरा भी आते हैं। वहीं सबसे बड़े हैं रेवाड़ी घोरी, बावरिया, शार्दुल्ला या इसे भंगी भी कहते हैं। ये सारे देवता पापा में आते थे। जब पूजा होती थी तो पहले रेबारी फिर एरोध वाले आते थे। शायद इसी कारण कि वह बच्चा मेरे साथ ऊपर घर तक नहीं आ सका, क्योंकि उसे हमारे घर की 4 दीवारी के बाहर ही रोक दिया गया था और उसे रोकने वाले हमारे घर के देवता ही थे। पापा ने भभूत लगाई और बोला कि ऐसा कब से शुरू हो रहा है। अब मुझे सारी बात मम्मी पापा को बतानी पड़ी और ये भी बताया कि मुझे रोज कोई आवाज देकर बुलाता है। अब मम्मी पापा को सब समझ आ गया था कि इसे दवाइयों का रोग नहीं है, कोई दूसरा रोग है। दूसरे दिन शाम को पूजा कराई गई। जब देवता आए तो उन्होंने कहा कि एक लौंग और बतासा इस बच्चे के ऊपर 21 बार उसार कर चौराहे पर रखाओ। भैया ने ऐसा ही किया। जब मम्मी ने बोला कि ये क्या हुआ तो बोले कि बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मम्मी ने कहा कि इतने बड़े बड़े देवता हैं, फिर ये कैसे हो गया? तो बाबा बोले कि हम थे, इसलिए ही बच्चा सही सलामत है, वरना जो इसके साथ यहां आया वो इसे कब का अपने साथ ले जाता। पर वो 4 दीवारी के अंदर नहीं आ सका, क्योंकि इस 4 दीवारी में वही आ जा सकता है जिसे हम आने दें। और बच्चे से कहा कि किसी भी जगह जाए तो समय से आ जाए, क्योंकि हर समय तो हम साथ नहीं रह सकते हैं। घर में कहीं भी घूम सकते हो, पर बाहर समय से पहले आओ। मैं ठीक हो गया था और यह देखने के लिए नीचे गया कि वह बच्चा अभी भी वही है या नहीं। जब देखा तो वहां कोई नहीं था। अब मेरा शरीर ना भारी था और ना मुझे बुखार था। कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल सामान्य हो गया, पर जब भी मुझे वो काली रात की बात याद आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है। हो सकता है कोई इंसान भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन ना करे, पर जिसके साथ ऐसा होता है, जो इन दौर से गुजरा हो, उसे ही पता होता है कि सच क्या है, भूत प्रेत, पिशाच, डायन होते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और जाने से पहले मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी फिर से मुलाकात होने में परेशानी ना हो। तो फिर मिलते हैं एक और भूतिया कहानी के साथ। धन्यवाद।